नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं हमारा ये खास बुलेटिन। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। बिहार के बाद अब देश में 12 राज्यों में वोटर लिस्ट को अपडेट करने का काम शुरू हो गया है। चुनाव आयोग ने यूपी और पश्चिम बंगाल समेत 12 राज्यों में विशेष गहन पुनरीक्षण का ऐलान किया था। ये पूरी प्रक्रिया 7 फरवरी तक चलने वाली है। बिहार में कराए गए विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर प्रक्रिया के बाद चुनाव आयोग की तरफ से कई बदलाव किए गए। बिहार में एसआईआर के दौरान विपक्ष की तरफ से जमकर हंगामा किया गया। यही वजह है कि चुनाव आयोग ने इस पूरी प्रक्रिया में ही कई बदलाव कर दिए। अब वोटर से डॉक्यूमेंट एकत्र नहीं किए जाएंगे। ये निर्णय बिहार के अनुभव पर आधारित है। आधार कार्ड को पहचान प्रमाण के रूप में शामिल किया गया है। तो वहीं आपको बताते चले वोटर लिस्ट इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ मोहम्मद आमिर पूर्व ज्वाइंट मजिस्ट्रेट जुड़ चुके हैं। सर, मैं जानना चाहूंगी, बिहार में एसआईआर प्रक्रिया के दौरान हुए विवादों के बाद चुनाव आयोग ने कई बदलाव किए हैं। क्या यह मानना जायज रहेगा कि बिहार की प्रक्रिया में कहीं ना कहीं गंभीर खामियां भी थी? जी सर, आपको हमारी आवाज आ रही है? फिलहाल को बताते चले, ईसी ने एसआईआर का ऐलान किया, जहां 12 राज्यों में ये शुरू किया गया। साथ ही आपको बताते चले खबर सामने आ रही है, जहां बिहार के बाद अब देश के 12 राज्यों में वोटर लिस्ट को लेकर अपडेट करने का काम शुरू हो गया। चुनाव आयोग ने यूपी और पश्चिम बंगाल समेत 12 राज्यों में विशेष गहन पुनरीक्षण का ऐलान किया था। ये पूरी प्रक्रिया 7 फरवरी तक चलने वाली बिहार में कराए गए विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर प्रक्रिया के बाद चुनाव आयोग की तरफ से किए गए बदलाव में किए गए। तो वहीं आपको बताते चले, बिहार में एसआईआर के दौरान विपक्ष की तरफ से जमकर हंगामा भी किया गया। यही वजह रही कि आपको बताते चले, बिहार में एसआईआर के दौरान विपक्ष की तरफ से जमकर हंगामा भी किया गया। यही वजह है कि चुनाव में इस पूरी प्रक्रिया में ही कई बदलाव भी किए गए। अब वोटर में से डॉक्यूमेंट एकत्र करने के जगह आपको बताते चले, ये निर्णय बिहार के अनुभव पर आधारित है। आधार कार्ड को पहचान प्रमाण के रूप में शामिल किया गया है। तो वहीं बिहार के बाद अब देश के 12 राज्यों में वोटर लिस्ट को अपडेट करने का काम शुरू हो गया है, जहां चुनाव आयोग ने यूपी और पश्चिम बंगाल समेत 12 राज्यों में विशेष गहन पुनरीक्षण का ऐलान किया था। ये पूरी प्रक्रिया 7 फरवरी तक चलने वाले बिहार में कराए गए विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर प्रक्रिया के बाद चुनाव आयोग की तरफ से बदलाव ये किए गए। तो वहीं वोटर लिस्ट में अपडेट किए गए। चलिए अब रुक करेंगे अगली खबर का, जहां तो वहीं दिल्ली से खबर सामने आ रही है, जहां कैबिनेट बैठक में 2 अहम फैसलों को मंजूरी मिली है। 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी मिली। रबी की फसल पर खाद की सब्सिडी मिलेगी। वहीं खाद पर 28,000 करोड़ की सब्सिडी को मंजूरी दी गई। वहीं आपको बताते चले, दिल्ली कैबिनेट की यह बैठक जो अहम मानी जा रही है, जहां इस अहम फैसलों को मंजूरी भी इस बैठक के दौरान दी जा रही है। वहीं सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन को हरी झंडी दी है, जिससे कर्मचारियों की वेतन सुधार प्रक्रिया शुरू हो गई। वहीं रबी की फसल पर खाद की सब्सिडी देने का भी फैसला लिया गया। इसके तहत खाद पर लगभग आपको बताते चले, आपको बता दें कि 1,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी भी दी जाएगी, जिससे किसानों को फसल उत्पादन में भी राहत मिलेगी। तो वहीं आपको बताते चले, 8वें वेतन आयोग को मंजूरी, जहां रबी की फसल पर खाद की सब्सिडी मिलेगी। साथ ही आपको बताते चले, कैबिनेट बैठक में ये अहम फैसले जो है इस दौरान लिए गए। दिल्ली कैबिनेट की बैठक में ये अहम फैसलों की मंजूरी दी गई। वहीं रबी की फसल पर खाद की सब्सिडी देने का भी फैसला लिया गया। इसके तहत ही आपको बताते चले, 1,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी जाएगी, जिससे किसानों को फसल उत्पादन में भी राहत मिलेगी। जहां किसानों को राहत देने को लेकर सरकार लगातार प्रयासरत है, साथ ही कार्य करे। तो वहीं इस फैसले से किसानों को फसल उत्पादन में काफी राहत भी मिलेगी। वहीं आपको बता दें कि रुपए की सब्सिडी भी दी जाएगी और साथ ही कैबिनेट बैठक में 2 अहम फैसले भी लिए गए हैं। तो वहीं दिल्ली में पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने क्लाउड सीडिंग पर अधिकारियों के साथ बैठक की और शहर में क्लाउड सीडिंग का दूसरा ट्रायल सफलतापूर्वक किया गया। ये ट्रायल बुराड़ी, नॉर्थ करोल बाग और मयूर विहार और अन्य इलाकों में किया गया
और प्रक्रिया लगभग आधा घंटा चली। वहीं मंत्री ने कहा कि अगर ये ट्रायल सफल साबित होते हैं तो आगे भी लॉन्ग टर्म प्लान के तहत इन्हें नियमित रूप से लागू किया जा सकता है। तो मैं आपको बताते चले, दिल्ली में क्लाउड सीडिंग का ट्रायल किया गया और साथ ही इसके तहत नियमित रूप से इसे लागू भी किया जा सकता है। साथ ही आपको बताते चले, दिल्ली कैबिनेट की अहम बैठक में 2 अहम फैसलों को मंजूरी दी गई। वहीं दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने क्लाउड सीडिंग पर अधिकारियों के साथ यह अहम बैठक और शहर में क्लाउड सीडिंग का दूसरा ट्रायल सफलतापूर्वक किया। यह ट्रायल बुराड़ी, नॉर्थ करोल बाग, मयूर विहार और अन्य इलाकों में भी किया गया और प्रक्रिया लगभग आधा घंटा चली। मंत्री ने कहा कि अगर ये ट्रायल सफल साबित होते हैं तो लोग लॉन्ग टर्म प्लान के तहत इसे नियमित रूप से लागू भी किया जा सकता है। तो वहीं दिल्ली में क्लाउड सीडिंग ट्रायल, जहां पर्यावरण मंत्री ने किया इसका ऐलान, करीब आधा घंटा तक ये ट्रायल चलता रहा, जहां दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने क्लाउड सीडिंग पर अधिकारियों के साथ यह अहम बैठक की और शहर में क्लाउड सीडिंग का ये दूसरा ट्रायल सफलतापूर्वक किया गया। ये ट्रायल बुराड़ी, नॉर्थ करोल बाग, मयूर विहार और अन्य इलाकों के लिए लिया गया था। प्रक्रिया लगभग आधा घंटा चली, जहां मंत्री ने कहा कि ये ट्रायल सफल साबित होते ही तो लॉन्ग टर्म प्लान के तहत भी नियमित रूप से इसे लागू किया जा सकता है। तो वहीं करीब आधे घंटे तक चला ये ट्रायल, जहां को बताते चले पर्यावरण मंत्री ने किया इसका ऐलान। तो वहीं बिहार के बाद अब देश के 12 राज्यों में वोटर लिस्ट को अपडेट करने का काम शुरू हो गया है। चुनाव आयोग ने पूरी यूपी और पश्चिम बंगाल समेत 12 राज्यों में विशेष गहन पुनरीक्षण का ऐलान किया था। ये पूरी प्रक्रिया 7 फरवरी तक चलने वाली है। बिहार में कराए गए विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर प्रक्रिया के बाद चुनावी आयोग की तरफ से कई बदलाव भी किए गए। बिहार में एसआईआर के दौरान विपक्ष की तरफ से जमकर हंगामा भी किया गया। यही वजह है कि चुनाव आयोग ने इस पूरी प्रक्रिया में ही कई बदलाव भी कर दिए। अब वोटर से डॉक्यूमेंट एकत्र नहीं किए जाएंगे। निर्णय बिहार के अनुभव पर आधारित है। आधार कार्ड को पहचान प्रमाण के रूप में भी शामिल किया जा रहा है। वहीं आपको बता दूं, तो इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ डॉक्टर मोहम्मद अमीन, पूर्व संयुक्त निदेशक चुनाव आयोग। सर, मैं जानना चाहूंगी, बिहार में एसआईआर प्रक्रिया के दौरान हुए विवादों के बाद चुनाव आयोग ने कई बदलाव किए हैं। क्या ये माना जाए कि बिहार की प्रक्रिया में कहीं ना कहीं गंभीर खामियां थी? पूजा जी, जहाँ तक सवाल है एसआईआर का, तो एसआईआर जो है इसके अंदर जो पेपर्स मांगे गए थे उसमें एक पेपर को हमारे इलेक्शन कमीशन ने नहीं माना था, जिसका नाम था आधार कार्ड। जी। आधार कार्ड के लिए लोगों का रोष था और वो लोग सुप्रीम कोर्ट तक गए। सुप्रीम कोर्ट ने एक ही सलाह दी कि भाई इलेक्शन कमीशन को आधार कार्ड भी सम्मिलित कर लेना चाहिए। लेकिन बात इस बात की थी वहां पर पूजा कि ये जो आधार कार्ड है, उस आधार कार्ड को जो उसमें जन्मतिथि है वो नहीं मानी जाएगी। और दूसरी बात ये है कि आधार कार्ड के साथ में जो लिखा गया है नेशनलिटी, वो नेशनलिटी भी नहीं मानी जाएगी, क्योंकि ये पत्र न तो लगते वैलिड होते हैं, न तो जन्म प्रमाण पत्र के लिए। और जब भी आप आधार कार्ड लोड करेंगे उसमें लिखा होता है जी। ये न तो आपको जन्मतिथि प्रमाणित करती है आधार कार्ड से, और न ही आपको ये आपकी नागरिकता को प्रमाणित करती है। इसलिए इस बात का डिस्प्यूट था। अदरवाइज वो यहाँ का निवासी है, उसी को हम लोग वोटर आई डी कार्ड देते हैं और उसी को वोटर का राइट है, जो हमारे देश का रहने वाला है, नागरिक है। हम विदेशियों को नहीं देते हैं कि वो हमारे देश के अंदर आके वोट कास्ट कर सके। जी जी सर, जो हमारे देश का नागरिक है वही होगा। जी सर, मेरा सबसे बड़ा सवाल ये कि एसआईआर इतना जरूरी क्यों है? पूजा जी, सीधी सी बात है जी। आप ये बताइए कि जब हमारी वोटर लिस्ट तैयार होती है उस दिन तक
जी। बहुत से लोग मर जाते हैं, बल्कि जब वोट डाले जाते हैं उससे पहले भी कुछ लोग मर जाते हैं। कुछ लोग माइग्रेट कर जाते हैं, चले जाते हैं दूसरी जगहों पे। कुछ लोग दूसरी जगह से आके उस असेंबली में या पार्लियामेंट में रहने लगते हैं। कुछ हमारे जो यंग है, जो 17 साल के थे, वो 18 साल के हो जाते हैं। तो ये क्या सिस्टम को सुधारने का तरीका नहीं है? मुझे जवाब ये दीजिए, इसमें कहाँ पे इलेक्शन कमीशन बेईमानी कर रहा है? और सबसे बड़ी बात ये आप देखेंगी, जब एक सिस्टम है हमारे यहाँ चुनाव कराने का, और चुनाव के अंदर आपने देखा होगा जब वोटिंग होती है तो वोटिंग के अंदर वोटिंग एजेंट होते हैं, हर पार्टी का, हर कैंडिडेट का एजेंट होता है जो देखता है किस तरह हमारी वोटिंग हो रही है। फिर आप देखिए जिस दिन गिनती होती है, जिसको बोलते हैं काउंटिंग वाले दिन भी हर एक जो है आप देखेंगे हर पार्टी का एक एक रिप्रेजेंटेटिव होता है। तो जब एक पोलिंग एजेंट हो गया, एक काउंटिंग एजेंट हो गया, तो इसमें भी तो हमने बीएलओ के साथ में कि बीएलओ गड़बड़ ना करे, हर पार्टी को अधिकार दिया है कि अपना एक आदमी दे दे हर बीएलओ के साथ में, इसको बोलेंगे बीएलए यानी बूथ लेवल असिस्टेंट। वो उसको देखेंगे, जांचेंगे, परखेंगे कि उनके लोगों को नाम दिया जा रहा है, नहीं दिया जा रहा, जबरदस्ती काटा तो नहीं जा रहा। ये सब क्या चीज है? इससे ज्यादा पारदर्शिता नहीं हो सकती। सिवाय लोगों को झूठ बोलने के अलावा कोई काम नहीं है अपोजिशन पार्टी को। और ये सैवे सीधा सीधा ब्लेम देती है। और मैं आपको आज बताऊं जी, ये हम आजादी के बाद से जब से हमारे प्रक्रिया शुरू हुई है आज तक हम करते आ रहे हैं, और कभी भी किसी ने इलेक्शन कमीशन को कोई इनाम नहीं दिया है और न कोई अच्छाई की है, सिवाय हमेशा बदनामी करने के अलावा कोई काम नहीं। जी सर, अब सवाल एक बड़ा ये भी उठता है, क्या अब वोटरों से डॉक्यूमेंट एकत्र ना करने का फैसला लिया गया, क्या इससे फर्जी मतदाता जोड़ने का खतरा नहीं बढ़ेगा? जो जवाब ये दीजिए, चिकन वाइट आती थी, अब कलर और लेटेस्ट फोटो होगी, दो बातें, चेहरे बदल जाते हैं। उसके बाद तीसरा आप देखिए कि अगर उसके स्थान रहने का प्रमाण पत्र नहीं होगा तो कैसे चलेगा, किस जगह रहता है, उसके घर के एड्रेस क्या पड़ेगा, उसके फादर का क्या नाम है, ये सब चीजें तो चाहिए होती है ना। उसकी उम्र क्या है, कहाँ रहता है, तो उसी हिसाब से उसका पोलिंग बूथ बनेगा, पोलिंग एजेंट बनेगा। जी बताइए। जी सर। हेलो, बताइए ना, इसमें कोई आपत्ति है किसी को? जी सर, मैं जानना चाहूंगी, विपक्ष का आरोप है कि एसआईआर प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी और राजनीतिक हस्तक्षेप रहा है, इस पर आपका कहना क्या है? पूजा जी, मुझे जवाब दीजिए कि जिस तरीके से अब जो लिस्ट बन रही है उसमें बीएलए हर पार्टी का एक आदमी कैंडिडेट है, तो क्या दिक्कत है उसमें कंप्लेन करने के लिए? उसके बाद जो हमारी लिस्ट बन जाती है उसको फिर फाइनल लिस्ट करने के लिए समय दिया जाता है कि किसी का नाम छूट न गया हो, किसी का नाम गलत हो गया हो। क्या दिक्कत है इसमें फॉर्म भरने में? और हर एक डोर टू डोर जाएगा, हमारा एक एक बीएलओ घर में देख के आएगा, एक फॉर्म बाद में कलेक्ट करेगा, सिग्नेचर चाहिए होंगे, उसका नाम पता चाहिए होगा, उसके हस्बैंड का नाम चाहिए तो बेटी के फादर का नाम चाहिए, बेटे के फादर का नाम चाहिए, फादर के फादर का नाम चाहिए। ये क्या है? जो आदमी 18 साल का हो गया वही वोटर का अधिकार है। 10 साल के आदमी का अगर वोटर थोड़ी आई कार्ड बनेगा, 18 साल से ऊपर का बनेगा या 18 साल का बनेगा? इसमें क्या दिक्कत है? कहाँ पे पारदर्शिता नहीं नजर आएगी? और इलेक्शन कमीशन को तो मैंने कहा ना, बदनाम करने की एक साजिश है। अंतर्राष्ट्रीय साजिश मुझे लगती है जो इलेक्शन कमीशन को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। इलेक्शन कमीशन साफ सुथरा कमीशन है, हमेशा अच्छे काम करता है। आपने देखा होगा 1952 के बाद से आज तक इलेक्शन चले आ रहे हैं, हमेशा टाइम पे हुए, हर एक के साथ न्याय बरता गया है। इसी तरह ईवीएम को लोग कहते थे, ईवीएम भी 2004 में कांग्रेस का रिजीम था जो आज पावर में नहीं है, उनके सामने शुरू हुई, उसको भी बदनामी की गई कि ईवीएम गलत है, वो भी साबित हो चुका। उसके बाद वीवीपैट की बात आई, वो भी साबित हो गया। हर बार कुछ न कुछ बात की जाती है। अब कहा गया वोटर लिस्ट जो है इसमें रूलिंग पार्टी के नामों को जोड़ दिया जाता है और अपोजिशन के नामों को घटा दिया जाता है। तो जब लिस्ट उनके सामने बन रही है तो कौन घटा देगा, कौन बढ़ा देगा? जवाब दीजिए। और अब हर एक वोटर का जो वोटर आईडी कार्ड में रजिस्ट्रेशन होगा, अगर उसको कटने की बात आएगी तो ओटीपी नंबर जाएगा बैंक की तरह। जब तक ओटीपी नंबर वो सर्टिफाई नहीं करेगा तब तक ना तो उसका नाम कटेगा, ना इन्फॉर्मेशन भी नहीं मिलेगी उसका वोटर लिस्ट में नाम है या नहीं है। अब बताइए इससे ज्यादा क्या पारदर्शिता चाहिए आपको, या अपोजिशन को, या आपके दर्शकों को? जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ चर्चा में बने रहने के लिए।
नाम में क्या रखा है, ये सवाल अब यूपी की सियासत के बीच फिर गूंज उठा है। लखीमपुर खीरी में सीएम योगी ने मुस्तफाबाद गांव का नाम बदलने का ऐलान कर दिया। कहा कि अब ये गांव कबीर धाम कहलाएगा। क्या ये पहचान बदलने की कोशिश है या सांस्कृतिक विरासत की वापसी? देखिए ये खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखीमपुर खीरी के एक कार्यक्रम में पहुंचे थे। वहां उन्होंने एक गांव का नाम बदलने का प्रस्ताव दे दिया। फिलहाल तो गांव का नाम मुस्तफाबाद, जिसे जल्द ही कबीर धाम के नाम से जाना जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ का तर्क है कि जब गांव में कोई मुस्लिम नहीं रहता तो इसका नाम मुस्तफाबाद क्यों है। आप सोचो ना, मैं जब यहां पर आया तो मैंने इस गांव के बारे में पूछा, मुझे बताया गया गांव का नाम है मुस्तफाबाद। मैंने कहा कितनी मुस्लिम आबादी रहती है यहां पे? कहा एक भी नहीं, लेकिन नाम मुस्तफाबाद हो गया। हमने कहा भाई अब ये नाम बदलना चाहिए, मुस्तफाबाद ने कबीर धाम इसका नाम रख दो। हम प्रस्ताव मंगाएंगे, यहां से प्रस्ताव मंगा करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा देंगे। बहनों और भाइयों, यही है आत्मीयता का भाव। सीएम योगी ने कहा कि उनकी सरकार ऐसा प्रस्ताव लाएगी और संत कबीर की परंपरा से जुड़े स्थान के सम्मान को वापस लाने का प्रयास करेगी। योगी आदित्यनाथ ने इस प्रस्ताव की तुलना अपनी सरकार के पिछले नाम बदलने के अभियान से की है। उन्होंने कहा, अयोध्या को फैजाबाद किया था, प्रयागराज को इलाहाबाद किया था, कबीर धाम को मुस्तफाबाद किया था, और ये हमारी सरकार है। फैजाबाद को अयोध्या बना रही है, इलाहाबाद को प्रयागराज बना रही है, और मुस्तफाबाद को फिर से कबीर धाम स्थल बना करके उस गौरव की पुनर्स्थापना के कार्यक्रम के साथ आपको जोड़ रही है। आप सोचो, आपकी पहचान को समाप्त कर दिया जाए, आपके सामने अस्तित्व का संकट खड़ा हो जाएगा। ये जो पहचान थी, यह भी अस्तित्व के से जूझते हुए समाज के लिए उसी प्रकार के षड्यंत्र का हिस्सा था। और खासतौर पर इस सीमावर्ती क्षेत्र में तो और भी यह महत्वपूर्ण पड़ता है। लखीमपुर खीरी केवल एक जनपद नहीं, क्षेत्रफल के हिसाब से देखेंगे तो प्रदेश के सबसे बड़े जनपदों में लखीमपुर खीरी की गिनती होती है। सीमावर्ती जनपद भी है, और तब भी इस प्रकार की शरारत करने से लोग बाज नहीं आए। यानी यहां पर भी नाम में भी सेकुलर, ये सेकुलर नहीं, ये पाखंड है, और इस पाखंड से मुक्ति आज के समय में आवश्यक है, और उसी का आह्वान करने के लिए आज हम सब आपके पास आए हैं, आपसे कहने के लिए। पहले की सरकारों ने अयोध्या का नाम फैजाबाद, प्रयागराज का नाम इलाहाबाद और कबीर धाम का नाम मुस्तफाबाद रखा था। हमारी सरकार इन्हें उनके असली नामों में लौटा रही है। अयोध्या को वापस अयोध्या, इलाहाबाद को वापस प्रयागराज और अब मुस्तफाबाद को फिर कबीर धाम बना रहे हैं। साथ ही कहा कि सरकार इस नाम परिवर्तन के लिए सभी जरूरी प्रशासनिक कदम उठाएगी। विपक्ष पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि पहले की सरकारें कब्रिस्तानों की दीवारें बनाने में पैसा खर्च करती थी, जबकि अब की सरकार वो पैसा धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों के विकास पर लगा रही है। सीएम योगी ने ये भी कहा कि प्रदेश में तीर्थ स्थलों के सौंदर्यीकरण और विकास के लिए सरकार काम कर रही है। श्रद्धालुओं के लिए धर्मशाला, विश्राम स्थल और अन्य सुविधाएं विकसित की जा रही है। पर्यटन और सांस्कृतिक विभाग के माध्यम से काशी, अयोध्या, कुशीनगर, नैनीशारण, मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल और गोवर्धन जैसे प्रमुख धार्मिक स्थल को नया जीवन दिया जा रहा है। मुस्तफाबाद से कबीर धाम की ये यात्रा क्या वाकई परंपरा का सम्मान है या फिर राजनीति की एक नई परत? फिलहाल इतना तय है कि योगी सरकार का नामकरण मिशन एक बार फिर पूरे प्रदेश की तो वही महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने विपक्ष पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि आने वाले सभी चुनावों में महायुति की जीत तय है। उन्होंने कहा कि विपक्ष की सरकार तो स्थगित सरकार थी, जबकि हमारी सरकार प्रगति सरकार है। शिंदे ने दावा किया कि पिछले 2.5 से 3 सालों में महायुति सरकार ने विकास के जो काम किए हैं वे जनता के सामने हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष को अपनी हार साफ दिख रही है। हम चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और वे अपनी हार की तैयारी कर रहे हैं।
अरे भैया, इनको अभी पता चल गया है कि उनकी हार है, उनका पराजय है। इस लोकल बॉडी इलेक्शन मुंबई सहित सभी चुनाव में महायुति जीतने वाली है। काम के बलबूते पर ये घर बैठे थे, कामों को रोका था, स्थगिति दी हुई थी और उनको पता है उनकी सरकार स्थगिति सरकार थी। हमारी सरकार जो है प्रगति सरकार है और जो काम हमने 2.5-3 सालों में किया है वो तो जनता के सामने है और इसीलिए उनकी हार उनको पता चल चुकी है। इसलिए हम तो चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और वो अपने हार की, अपने पराभव की तैयारी कर रहे हैं। वहीं आपको बताते चले हमारी सरकार प्रगति करे, वहीं महायुति सभी चुनावों में जीत वाली है। उन्होंने एक बयान भी दिया जहां आपको बताते चले हमारी सरकार प्रगति करे। शिंदे का विपक्ष पर यह तीखा हमला सुनने को मिला। कभी इस्लामिक दुनिया की आर्थिक ताकत बनने का सपना देखने वाला पाकिस्तान आज कर्ज के बोझ में तले दब चुका है। शहबाज शरीफ की सरकार ने एक बार फिर रिकॉर्ड बना दिया है, कंगाली का रिकॉर्ड। जून 2025 तक पाकिस्तान का कुल कर्ज अरबों में अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया। रिपोर्ट बता रही है कि देश की अर्थव्यवस्था अब कर्ज के सहारे ही सांस ले रही है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। आज हम बात करने वाले हैं उस देश की जो कभी खुद को इस्लामिक दुनिया की आर्थिक ताकत बनने का सपना देखता था, लेकिन आज वो देश कर्ज के दलदल में फंसा हुआ है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की, जहां शहबाज शरीफ की सरकार ने कंगाली का नया रिकॉर्ड बना दिया है। जून 2025 तक पाकिस्तान का कुल कर्ज पहुंच गया 247 अरब अमेरिकी डॉलर, यानी करीब 80.6 ट्रिलियन रुपए। जी हाँ, ये आंकड़ा सिर्फ डराने वाला नहीं बल्कि पाकिस्तान की आर्थिक तबाही की तस्वीर दिखाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सिर्फ एक साल में पाकिस्तान के कर्ज में 13% की बढ़ोतरी हुई है। घरेलू कर्ज पहुंच चुका है 54.5 ट्रिलियन रुपए, जबकि विदेशी कर्ज अब 26 ट्रिलियन रुपए के पार है। पाकिस्तान का डेब्ट टू जीडीपी अनुपात, यानी देश की कुल आमदनी के मुकाबले कर्ज का अनुपात जून 2025 में बढ़कर 70% हो गया है। पिछले साल ये 68% था। वित्त मंत्रालय का कहना है कि ये बढ़ोतरी हुई है कमजोर जीडीपी वृद्धि और धीमी आर्थिक गति की वजह से। अब आप सोच रहे होंगे आखिर ये हालात कैसे बने, क्यों पाकिस्तान का कर्ज हर साल बढ़ता जा रहा है। चलिए आपको बताते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक घरेलू कर्ज में 15% की वृद्धि हुई है। हालांकि ये 3 वर्षों में सबसे धीमी दर है, लेकिन विदेशी कर्ज यानी इंटरनल डेब्ट में भी 6% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसकी 3 बड़ी वजह है। पहला, IMF से लिया गया कर्ज। दूसरा, एशियन डेवलपमेंट बैंक की गारंटी पर मिला 1 अरब डॉलर का लोन और कई बहुपक्षीय संस्थाओं से लिए गए फंड। जून 2025 तक पाकिस्तान के कुल बाहरी कर्जों में से 84% हिस्सा केंद्र सरकार के पास है और 16% हिस्सा प्रांतीय सरकारों और स्थानीय संस्थाओं के पास। अब जरा ये भी जान लीजिए कि पाकिस्तान किस हिस्से पर सबसे ज्यादा कर्ज में है, किसके पास कितना कर्ज। पंजाब प्रांत 6.18 अरब डॉलर यानी कुल कर्ज 7%। सिंध 4.67 अरब डॉलर 5% हिस्सा और इसमें सबसे तेज वृद्धि दर्ज की गई। खैबर पख्तूनख्वा 2.77 अरब डॉलर, बलूचिस्तान 371 मिलियन डॉलर। यानी सिर्फ इन चार्ट को देखकर ही समझ आ सकता है कि पूरा पाकिस्तान कर्ज के बोझ में दब चुका है। शहबाज शरीफ की सरकार का दावा है कि वो आर्थिक सुधारों पर काम कर रही है, लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि IMF के दबाव में पाकिस्तान ने टैक्स बढ़ाए, सब्सिडी घटाई और महंगाई आसमान पर पहुंचा दी है। पाकिस्तान की आम जनता का हाल ये है कि रोटी, पेट्रोल और बिजली जैसी जरूरतें अब लग्जरी बन चुकी है। अब सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान कभी कर्ज के दलदल से निकल पाएगा। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर पाकिस्तान ने अपने खर्चों और कर्ज प्रबंधन पर सख्ती नहीं दिखाई तो आने वाले 2 सालों में डेब्ट टू जीडीपी अनुपात 75% से ऊपर जा सकता है और तब IMF की अगली किश्तें भी इस देश को बचा नहीं पाएंगी। अर्थशास्त्रियों के मुताबिक पाकिस्तान को नया कर्ज लेकर पुराने कर्ज चुकाने की आदत छोड़नी होगी।
दरअसल पाकिस्तान की कंगाली कोई नई कहानी नहीं है। 1947 से लेकर आज तक हर सरकार ने कर्ज को समाधान नहीं बल्कि आसानी का रास्ता समझा। नतीजा ये है कि अब वही कर्ज देश के भविष्य को गिरवी रख चुका है। और विडंबना देखिए, जिस कर्ज से पाकिस्तान को विकास का सपना दिखाया गया था, वही कर्ज आज उसके लिए कंगाली का ताबूत बन गया है। पाकिस्तान का ये हाल सिर्फ एक देश अर्थशास्त्र को कुर्बान करती है तो नतीजा हमेशा कंगाली ही होता है। और जब तक पाकिस्तान इसे नहीं समझेगा, वो IMF के दरवाजे पर बार बार दस्तक देता रहेगा। फिलहाल बुलेटिन और रिपोर्ट